हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज विशेष मुनि त्रिपाठी और हम आज इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स जो आप देख सकते हैं बोर्ड पे है कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो हम जो अपने क्लास में स्टार्ट करने वाले वो इंडियन इकोनॉमी है, जिसको भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जिसको कह सकते हैं, चैप्टर 1, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। ठीक है, इट मीन्स दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस द इंडियन इकोनॉमी ए जनरल इंफॉर्मेशन इन दिस सेशन। सो हियर ए क्वेश्चन इज अराइजेस दैट व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। आप अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आप परिभाषा के हिसाब से बोर्ड पे आप लिखा हुआ है, हम इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन, कंज्यूमशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स दैट कि इकोनॉमिक्स का एक प्रैक्टिकल फॉर्म होता है जिसके अंडर में हम लोग प्रोडक्शन, कंज्यूमशन और डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां उठ रहा है, 3 वर्ड्स यहां पे आए हुए हैं, प्रोडक्शन, कंज्यूमशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन। यहां ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उभरते हैं। तो पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो वर्ड है ये है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसको कहते हैं ये हम आगे समझेंगे। इसमें एक चीज और समझना होगा आपको सबसे पहले कि इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन द कंट्री। मतलब अगर एक लाइन में अगर आपको डिफिनीशन पता करना हो इकोनॉमी का, तो किसी भी कंट्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं उसी को उस देश की इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। मतलब इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग किसी देश की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का अध्ययन करते हैं और उस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में आती क्या क्या है? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जिसको आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, 3 चीजें आती हैं, प्रोडक्शन, कंज्यूमशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में भी पढ़े हैं, इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन, कंज्यूमशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इट मीन्स दैट दिस इज प्रोडक्शन, कंज्यूमशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। मतलब इकोनॉमी में हम इन्हीं चीजों का स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होता है कि ये जो हमारा प्रोडक्शन होता है, कंज्यूमशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्या होता है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट देखिए लाइन लिखा हुआ, प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? इट मीन्स दैट टू इनहांस द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। मतलब किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता में वृद्धि कर देना, उसका प्रोडक्शन कहलाता है। इट मीन्स दैट, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि लोहे का कोई टुकड़ा है जो अभी खराब है, जो ओर के तौर पे निकाला गया है, उसका उपयोगिता अभी उतना नहीं है। लेकिन अगर आप उस लोहे के टुकड़े को मशीन में लगा देते हैं, मशीन के पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अब उस लोहे के टुकड़े की उपयोगिता बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने वहां पे प्रोडक्शन किया, तो ये गुड्स का प्रोडक्शन कहलाएगा। गुड्स मतलब वस्तुओं का प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए आप गेहूं, किसान जो है प्रोड्यूस करता है, तो गेहूं का एक्चुअल जो मतलब है उसका उपयोग तो होता है, लेकिन अगर आप गेहूं से आपने बिस्किट बना दिया, गेहूं से आपने ब्रेड बनवा दिया, ठीक है, तो उसके उपयोगिता में पहले से ज्यादा वृद्धि हो गई। इट मीन्स दैट उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। और जब किसी चीज की यूटिलिटी बढ़ती है तो वही उसका प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये गुड्स का प्रोडक्शन हुआ। और सर्विसेज का प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है जो भी पढ़ाई कर रहा है और वो बाद में जाके कोई जॉब करने लगता है और जॉब के बदले में इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, या कोई भी काम कर रहा है जैसे, तो पहले उसकी उपयोगिता कम थी, उसकी यूटिलिटी कम थी, लेकिन अगर एक डॉक्टर के तौर पे वो काम करेगा तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई है। तो इसको बोलते हैं सर्विसेज की यूटिलिटी बढ़ गई है। इसका मतलब ये हो गया किसी भी कंट्री के अंदर चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसकी यूटिलिटी अगर बढ़ती है तो वो प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो प्रोडक्शन के अंडर में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी का, वो प्रोडक्शन ही होता है। किसी भी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में जितना अधिक प्रोडक्शन होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है कंज्यूमशन। कंज्यूमशन का मतलब होता है जो गुड्स और सर्विसेज
प्रोड्यूस हुई हैं, जिनका प्रोडक्शन हुआ है, उसको यूज करना, यूटिलाइज करने वाले लोगों को कंज्यूमशन कहते हैं। कंज्यूमशन मतलब उसका उपयोग करना, इसको कंज्यूमशन कहते हैं, ठीक है, जिसको और इसके उपयोग करने वालों को कंज्यूमर कहा जाता है। तो प्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया। और प्रोडक्शन की चीज को जब यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं कंज्यूमशन। अब प्रोडक्शन करने वाला और कंज्यूम करने वाले के बीच का जो इंटरलिंकेज वाला काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मतलब प्रोडक्शन वाली जगह से कंज्यूमशन वाली जगह तक किसी चीज को पहुंचाना, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और यही आपकी 3 मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है जिसका स्टडी हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन उठेगा कि इन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चलाने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप मान लीजिए कि कोई काम करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको गाड़ी खरीदनी है या फिर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको रिसोर्सेज के तौर पे बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के लिए आपको किताबें चाहिए होती हैं, बुक्स चाहिए होती है, कॉपी चाहिए होती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से जब आप प्रोडक्शन किसी चीज का करेंगे तो आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? इकोनॉमिकल रिसोर्सेज चाहिए। और ये इकोनॉमिकल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? 3 मेन रिसोर्सेज होते हैं, जो होते हैं नेचुरल रिसोर्स, दूसरे होते हैं फिजिकल रिसोर्स और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स इन द सेंस किसी भी देश के अंदर जो सोना, हीरा, चांदी, तांबा, गोल्ड, डायमंड ये सब निकलते हैं, या बॉक्साइट, हेमेटाइट जो ओर्स होते हैं, चाहे वो आयरन के हो, चाहे वो फिर आपके बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, तो ये सारे आपके जो चीजें निकलती हैं ये आपके नेचुरल रिसोर्सेस में आता है। और फिजिकल रिसोर्स के अंतर्गत किसी देश के अंदर जो रिवर्स होते हैं, जो नदियां होते हैं, पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, नदियां, पहाड़, पठार, इन सबको आपका फिजिकल रिसोर्स या भौतिक संसाधन कहते हैं। नदियां इन द सेंस रिवर, प्लेटूज और जो प्लेन्स होते हैं ये आपके नॉर्मली, और भी बहुत सारी इसमें चीजें आएंगी, ये आपके फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। और जो वर्क ह्यूमन करता है इसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और यही 3 रिसोर्स होते हैं जिनके हेल्प से आप इन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, इन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको इन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन उठेगा कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो समझ में आ गया, और उसको परफॉर्म करने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अगला क्वेश्चन उठेगा कि हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा क्या गोल होता है, किस वजह से हम ये सब काम करते हैं, अगला क्वेश्चन उठेगा। तो इसके जवाब यहां पे है हमारा कि कोई भी कंट्री जो है उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल होते हैं। वो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करती है ताकि वो अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव कर सके। कोई भी कंट्री होती है, और इनिशियल स्टेज में, शुरुआती स्टेज में किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के कुछ कॉमन गोल्स होते हैं। जैसे यहां पे हम लिखे हुए हैं, पहला है टू इंक्रीज द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब हुआ कि किसी अपने देश में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के थ्रू क्या करना होता है, उनको सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना होता है कंट्री में। दूसरा आपका है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, मतलब गरीबी और बेरोजगारी को कम करना उनका लक्ष्य होता है। तीसरा है टू इंक्रीज द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, मतलब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम मतलब पर प्रति व्यक्ति आय, इनको बढ़ाना उनका उद्देश्य होता है। अगला टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता दर को बढ़ाना। टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एज रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, मतलब देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। इसके अंतर्गत रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी चीजें, जैसे हेल्थ सेक्टर में और ज्यादा सुविधाएं करना, एजुकेशन सेक्टर में अधिक से अधिक स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खोलना, बहुत सारी चीजें आती हैं। ये बहुत ज्यादा इनफाइनाइट सेक्टर है, मतलब तो इसके अंतर्गत आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है। और इसके बाद आएगा आपका इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री, मतलब देश के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाना। रिसर्च का मतलब होता है शोध, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। शोध और विकास को बढ़ाने के ऊपर कोई भी कंट्री काम करती है। ओके, अब कुछ और भी गोल्स होते हैं, जैसे टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द कंट्री, मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का जो मेन टारगेट होता है उसमें यह भी क्या होता है कि देश में अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। अगला होता है टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट,
इसका मतलब होता है देश में शिशु मृत्यु दर को कम करना, टू इंक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन संभाव्यता को बढ़ाना, टू इंक्रीजिंग द हेल्थ सर्विसेज इन कंट्री मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं को देश में बढ़ाना। सो मेनी अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। मतलब अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीजों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हेंस बेसिकली द इकोनॉमिकल गोल्स ऑफ अ कंट्री इज अनलिमिटेड। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के गोल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ये हमने कुछ बेसिक गोल्स है कि अगर कोई भी एक कंट्री चाहे वो इनिशियल स्टेज पे अगर वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करती है और तो उसके डेवलपमेंट के कुछ कॉमन गोल्स होते हैं स्टार्टिंग फेज में, तो यही होते हैं आपके। ठीक है, ये आपके जो 2 स्लाइड्स दिख रहे हैं यही आपके कॉमन गोल्स होते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन उठेगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मतलब हमें यह समझना होगा, एक वर्ड्स आया है यहां पे इकोनॉमिक्स और एक वर्ड है इकोनॉमी। इन दोनों में अंतर होता है, जरा सा इसको थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमिक्स इन द सेंस होता है अर्थशास्त्र, और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक्स इन द सेंस अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी का होता है मतलब अर्थव्यवस्था। क्या मतलब है इसका समझिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। कई लोग इसको एक ही समझते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी आर हियर। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए, इट स्टेट दैट द हाउ टू यूज द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ये पढ़ाई करते हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज हम लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में कैसे करेंगे, किस तरीके से करना चाहिए, उसके लिए नियम क्या होंगे, उसके लिए शर्तें क्या होंगे, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, इसके बारे में बात करता है इकोनॉमिक्स। ओके, और इकोनॉमी क्या करता है, इट स्टेट द रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन द पर्टिकुलर रीजन और कंट्री। मतलब उन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है किसी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसको डिफाइन किससे करते हैं, इकोनॉमी से। जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिकल रिसोर्सेज चाइना के पास भी अलग अलग हैं, भारत के पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी है, नेपाल के पास भी है, यूएसए के पास भी है। तो इन इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का यूज करने का जो तरीका होगा, जो इन इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को यूज करने का जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे, उसका जो हम लोग स्टडी करेंगे वो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप इन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को हर जगह पे ऑर्गेनाइज करेंगे, रशिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, चाइना में, तो क्या रिजल्ट सब जगह पे सेम आएगा? नहीं, क्योंकि हर जगह पे उसके रिजल्ट अलग अलग आएंगे। इसलिए जो रिजल्ट आएंगे वो हर कंट्री के अलग अलग होंगे, और जो रिजल्ट होंगे वही उस कंट्री की क्या कहलाएगी, इकोनॉमी। इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी। इसका मतलब इकोनॉमी हर देश की अलग अलग होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स के जो रूल्स और रेगुलेशन और थियरीज होती हैं वो हर देश के लिए सेम होती हैं। ये बेसिक डिफरेंस पहला हो गया। दूसरा क्या इसमें है, इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी रूल्स रेगुलेशन एंड द थियरीज ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। वही बात जो हमने आपको बताया वो यहां लिखा है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग रूल्स रेगुलेशन थियरी ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को पढ़ाई करते हैं, जबकि इकोनॉमी में हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल फॉर्म क्या होगा, इसकी पढ़ाई हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल फॉर्म जो होता है वही इकोनॉमी कहलाता है। और इकोनॉमी हर देश की अलग अलग होती है, जैसे रशिया की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी। Sometimes you have to say about that USA's economy is better than the Indian economy. It means that the comparison between the USA's economy and the Indian economy, and you find that the USA's economy is better in compared to India. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज दोनों ने किया अपने अपने हिसाब से, लेकिन इकोनॉमिकल रिसोर्सेज के यूज करने पर जो रिजल्ट आए दोनों देशों में वो अलग अलग आए हैं। इसलिए एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी से जब कंपेयर आप करते हैं तो कोई अच्छी हो सकती है, कोई खराब हो सकती है। तो ये आपका दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। और ये याद रखिएगा, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इकोनॉमिक्स रूल्स रेगुलेशन और थियरी की बात करता है, और इकोनॉमी जो होता है उन रूल्स रेगुलेशन और थियरीज को इंप्लीमेंट करने पे जो रिजल्ट होते हैं वो किसी रीजन में और किसी कंट्री में क्या है, वो उस रीजन या कंट्री की इकोनॉमी कहलाती है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो हमने आपको पढ़ाया।
अब हम लोगों का आगे का जो इसमें टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को यहां पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, हमें रूल्स रेगुलेशन एंड थियरीज नहीं पढ़नी ज्यादा, हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमें अधिक से अधिक पढ़ना है। उससे पहले हम लोग इकोनॉमी कितने टाइप की होती है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी को डिफाइन करना हो कि कितने टाइप की होती है तो उसके डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट की बात करें कि डेवलपमेंट के बेसिस पे इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या क्या इसका होगा डिस्क्रिप्शन हम आगे बताएंगे। मतलब डेवलपमेंट के बेसिस पे 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन है, इसके बेसिस पर अगर हम लोग डिसाइड करें तो इकोनॉमी के भी 3 टाइप यहां पे भी होंगे। एक होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा होगा मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। यानी ओनरशिप के बेसिस पे 3 टाइप की, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। डेवलपमेंट के बेसिस पे भी 3 टाइप की, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। अब हम इन सभी का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन एक बार करेंगे, इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पे बात करेंगे और उसमें पहला टॉपिक होगा हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी का। तो डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है? डेवलप्ड इकोनॉमी को हिंदी में विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। डिफिनेशन क्या है इसका जरा समझिएगा। सच टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर ऑल द 3 रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, और 3 रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होते कौन है? नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल इन एबंडेंट क्वांटिटीज एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन आर स्टार्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर उत्पादन के तीनों संसाधन, कौन कौन से? प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन मतलब दोहन भी बहुत पहले से हुआ होता है। उस टाइप की इकोनॉमी को हम कौन सा इकोनॉमी कहेंगे? डेवलप्ड इकोनॉमी। और ये जो इकोनॉमी होती हैं आर फुलफिल्ड ऑल द नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हमने जो अभी आपको टारगेट बताए ना, ये जो आपने टारगेट बताया आपको कि ये नियर अबाउट सबके टारगेट होते हैं, ये बेसिक फीचर्स होते हैं इकोनॉमिक गोल्स के। ये पहला पॉइंट की ये सारे चीज जो हमने बताए थे, और ये दूसरा स्लाइड, ये किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी की एक विशेषता होंगी कि वहां पे ये सारी सुविधाएं या वहां पे ये सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। तो डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर यही आपको पढ़ाई समझना होगा कि इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जहां पे डेवलपमेंट के बहुत सारे गोल्स अचीव हो गए हों उसको डेवलप्ड इकोनॉमी कहेंगे, ओके। और ये डेवलपमेंट के गोल्स अचीव क्यों हुए? क्योंकि वहां पे एबंडेंट क्वांटिटी में इकोनॉमिकल रिसोर्सेस थे, उसका यूज उसने काफी पहले से किया। इसके वजह से आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के मैक्सिमम गोल्स को अचीव कर चुका है, मैक्सिमम बेसिक गोल्स को अचीव कर चुका है, ओके। यहां पे फीचर्स अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर वेरी लो, मतलब गरीबी और बेरोजगारी बहुत कम होती है। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज वेरी हाई, मतलब वहां पे प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा होती है, ओके। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल आर वेरी हाई, मतलब वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, रहन सहन और जीवन स्तर बहुत ही उच्च होता है। लिटरेसी रेट क्या होगा वहां पे? हाई होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी वहां पे क्या होगा? वेरी गुड होगा, वेरी गुड, मतलब अधिक से अधिक डेवलपमेंट हुआ होगा। मतलब वहां हेल्थ सर्विस बहुत अच्छी होगी, वहां एजुकेशन सर्विस बहुत अच्छी होगी, वहां ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत अच्छी होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पेयजल मतलब ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, इन सभी की सुविधाएं बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। ये किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी का एक मतलब फीचर होता है, ओके। फिर अगला है इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी होती है, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो होती है नॉर्मली वो इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी होती है, मतलब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अधिक होता है और इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड इकोनॉमी पूरी होती है। अगला है मोर फोकस ऑन द एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड द रिसर्च वर्क। और ऐसे देशों में एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी पे,
और रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, बहुत ज्यादा ध्यान भी दिया जाता है। ओके, ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर्स हो गए। ओके, अगर आप अब इसमें एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, फिर आपका यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, ये सब आपकी कौन सी कंट्री हैं? ये डेवलप्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सारे फीचर्स उन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब चूंकि इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी में अभी नहीं आता है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत हमें नहीं है। अगला पॉइंट है, डेवलप्ड के बाद दूसरी इकोनॉमी का टाइप क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी, जिसको विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है? सच टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर ऑल द थ्री रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन, वही थ्री रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज, आर अवेलेबल इन अबंडेंट क्वांटिटीज, बट देयर एक्सप्लॉयटेशन आर स्टार्ट कंपैरेटिवली लेट। मतलब जहां उत्पादन के तीनों स्रोत, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स, वो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन या एक्सप्लॉयटेशन डेवलप्ड इकोनॉमीज के तुलना में काफी बाद में हुआ होता है। तो वहां पर बहुत सारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के गोल तो वो अचीव कर लिए होते हैं, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के गोल जो अभी वो अचीव नहीं कर पाए होते हैं, उसको ये उम्मीद होती है कि वो भविष्य में, फ्यूचर में बहुत जल्दी उसको क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे। इट मीन्स दैट developing countries or developing economies are converting in future into developed economy more quickly। मतलब ये हुआ कि जल्दी ही सारी डेवलपिंग इकोनॉमी जो होंगी वो कुछ ही समय, कुछ ही एक मतलब जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंतराल के बाद डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएंगी। समझ में आ गया? तो जैसे ये डेवलप्ड इकोनॉमी का फीचर हो गया। अब डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में जरा सा पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा? लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वो क्या होगा? घट रहा होता है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घट रहा हो। ठीक है, अगला है नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीजिंग। धीरे धीरे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा होता है, लगातार बढ़ रहा होता है। ओके, अगला है लिटरेसी रेट इज इंक्रीजिंग। साक्षरता दर भी क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है। अगला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजिंग। जीवन संभाव्यता भी क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है। अगला है अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब शहरीकरण वहां पे अधिक हो रहा होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी रिड्यूसेस, मतलब अर्थव्यवस्था में या जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान घट रहा होता है। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस, मतलब अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का योगदान क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। ओके, तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज। ओके, अब इंडिया, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है डेवलपिंग इकोनॉमी के अंडर ही आता है। इंडिया जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के गोल्स तो अचीव हो चुके हैं और बहुत सारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के गोल्स फ्यूचर में अचीव हो जाएंगे। जैसे अगर हम इंडिया में गरीबी की बात करें, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो पॉवर्टी भी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ नियर अबाउट 50% के आसपास लोग गरीब थे और अभी जो है वो लेवल क्या हो रहा है? धीरे धीरे घटता जा रहा है। इसी तरीके से हमारे यहाँ लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। एक इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझिएगा, डेवलपिंग इकोनॉमी का जगह आप लिस्ट बनाएंगे तो डेवलपिंग इकोनॉमी में देखिए कौन कौन आएंगे। जैसे इंडिया भी आएगा उसमें, चाइना भी उसी में आएगा, पाकिस्तान भी उसी में आ जाएगा। इसी तरीके से आपका बांग्लादेश, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ऐसे आ जाएंगे। तो ये सब डेवलपिंग इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, उसी के अंडर में आते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे, चाइना तो डेवलप्ड होगा। डेवलप्ड का मतलब मैंने बताया आपको, डेवलप तभी होगा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के जो बेसिक गोल्स होते हैं, अगर उसको वो पूरा कर लेगा तभी वो जो है डेवलप माना जाएगा। जैसे अगर कोई देश जीडीपी के साइज के बेसिस पे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वहां अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो डेवलपिंग के अंडर ही आएगा। अगर वहां पर लिटरेसी रेट कम है, अगर वहां पे हेल्थ सर्विसेज ठीक नहीं है, तो वो डेवलपिंग में ही आएगा। ओके, तो ये सारे जो आपको कंट्री दिख रहे हैं ये सब डेवलपिंग इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहां समझने वाली बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी की अगर हम बात करें,
इंडिया की रैंक 6th है, और ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी की बात करें तो जो चाइना की रैंक है वो 2nd है। यानी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया जीडीपी के बेसिस पे 6वें नंबर पे है, और चाइना जो है वो कौन से नंबर पे है? 2nd नंबर पे है। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर बात करें तो ये इंडिया जो है, इंडिया का जो पोजीशन है वो 3rd है, और चाइना का पोजीशन उसमें भी क्या है? 2nd है। तो आप, और पाकिस्तान का और बांग्लादेश का इसमें काफी नीचे पोजीशन है। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी बहुत सारी इकोनॉमी ऐसी हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, ब्राजील हुआ, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो जल्दी ही डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या हो जाएंगी? कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर एक और ग्रुप बनाया गया जिसको इमर्जिंग इकोनॉमी कहते हैं। इमर्जिंग इकोनॉमी इन द सेंस उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, जिसको हम आगे के स्लाइड में बताएंगे। यहां लिखा हुआ है इमर्जिंग इकोनॉमी। इमर्जिंग इकोनॉमी इन द सेंस द उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर ही ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, ऐसी इकोनॉमी जो बहुत फास्टेस्ट मूविंग कर रही हो, ऐसी इकोनॉमी को इमर्जिंग इकोनॉमी कहते हैं। ओके, डिफिनेशन क्या होगा? सच टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज अ लीडिंग लाइन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर भी जो सबसे फ्रंट लाइन पे होते हैं, लीडिंग लाइन पे होते हैं, उसको इमर्जिंग इकोनॉमी कहते हैं। और इमर्जिंग इकोनॉमी के एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एटसेट्रा, ये सब आपके इमर्जिंग इकोनॉमी के एग्जांपल हैं। ओके, so we have to discuss about the developed economy and developing economy. Now we have to discuss about the underdeveloped economy. तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उसका एक्सप्लॉयटेशन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, या फिर अगर हुआ भी है तो एकदम इनिशियल स्टेज में स्टार्ट अभी हुआ है, इसलिए वो अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बहुत सारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाया है, और उसे अचीव करने में उसको अभी बहुत साल लग जाएंगे, इसलिए वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, डिफिनेशन कैसे होगा? सच टाइप ऑफ इकोनॉमी in which economical development is in starting phase, so these economies achieve their development goals in a very long time in future। मतलब ये हो गया आने वाले वर्षों, बहुत सालों के बाद ये अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करेंगे, इसलिए इस टाइप के इकोनॉमीज को क्या कहेंगे? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? ये 3। कौन कौन से? डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और उसमें इंडिया का पोजीशन क्या है? इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, और डेवलपिंग इकोनॉमी में भी कौन सी इकोनॉमी है? इमर्जिंग इकोनॉमी है, मतलब लीडिंग लाइन इन द डेवलपिंग इकोनॉमी है। ओके, अब अगला हमारा जो आएगा इस स्लाइड में आप देखेंगे, इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ये 3 टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं स्लाइड में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होगा? डिफिनेशन पहले समझिए। सच टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझिएगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स दैट द उत्पादन के स्रोत, मतलब आप प्रोडक्शन करने के लिए जिन रिसोर्सेस का यूज करते हैं उन्हीं रिसोर्सेस को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सच टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, मतलब जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको ओन, उनका मालिक होता है प्राइवेट सेक्टर, और उनको कंट्रोल भी कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसे इस टाइप के इकोनॉमी को क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। मतलब जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के पास। सीधे सीधे एक लाइन में अगर हम बात करें, जहां पर सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं।
ओके। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? इसको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती हैं वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए इसको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है। कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमीज विच इज द मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, मतलब इसमें से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कौन है, और ऑप्शन दिया रहेगा तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बिकॉज द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी are based on the market. So capitalist economy is also called the market based economy. Understand? Now the important feature of the capitalist economy is that, क्या है capitalist economy का important feature? पहला है the role of government or state in this type of the economy is very less or negligible. मतलब इस टाइप के इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का रोल हमने अभी बताया कि मैक्सिमम होता है, यानी प्राइमरी, यहां पे लिख दे रहे हैं प्राइमरी रोल और सेकेंडरी रोल। तो हमारे इस टाइप के इकोनॉमी में जो प्राइमरी रोल होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर का, और सेकेंडरी रोल जो होता है वो होता है हमारा गवर्नमेंट का। ठीक है। यानी इसके पहले फीचर में क्या होगा? द प्राइमरी सेक्टर इज द प्राइवेट सेक्टर इज द प्राइमरी रोल इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट रोल इज सेकेंडरी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके। तो जब गवर्नमेंट का रोल सेकेंडरी होगा, इसका मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर बहुत ही कम होगा या निग्लिजिबल होगा। यहां पे पहला फीचर यही लिखा हुआ है, इसका इंटरफेरेंस निग्लिजिबल होगा। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट का रोल कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, क्योंकि कंपनीज के रूल और रेगुलेशन, उनको किस एक्ट के तहत गवर्न करना है, उनके ऊपर कितने टैक्स लेने हैं, उनको अगर दिए गए कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको ऊपर कैसी चार्ज लगाने हैं, पेनाल्टी कैसे करना है, ये सब काम गवर्नमेंट का होता है। लेकिन उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में उनके प्रोडक्शन कैसे करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोडक्शन कब करना है, किसको काम में रखना है, किसको काम से बाहर निकालना है, ये सारे फैसले जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए लिए जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेन फोकस टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट थियरी के ऊपर काम करती है, मतलब लाभ के सिद्धांत के ऊपर काम करती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रॉफिट बेस्ड थियरी जो होती है उसके बेस पे काम करने वाली इकोनॉमी कौन होती है? तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। ओके। और क्या होता है इसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। कंपटीशन लेवल इन दिस टाइप ऑफ द इकोनॉमी इज वेरी हाई, फॉर दिस कंज्यूमर इज इन प्रॉफिट। मतलब ये हो गया कि इस टाइप के इकोनॉमी में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से कंज्यूमर को प्रॉफिट होता है। अब कैसे होता है समझिए जरा सा। जैसे मान लीजिए कि जब प्राइवेट सेक्टर होगा तो प्राइवेट सेक्टर में कई सारे एक ही, जैसे मान लीजिए मोबाइल सेवा की हम बात करें तो मोबाइल सेवा में हमारे पास प्राइवेट पहले एयरटेल, फिर वोडाफोन था, फिर जियो था, आया तो शुरुआत में कॉलिंग का रेट काफी हाई होता था और इंटरनेट का भी रिचार्ज अलग से कराना पड़ता था। लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन के तहत जियो आ गया तो उसने सबसे पहले कॉलिंग और इंटरनेट फ्री कर दिया, तो उसके बाद जब बाद में उसने उसका चार्ज भी लगाया तो काफी कम चार्ज लगाया, तो उसके वजह से सारी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ा और सबको चार्ज कम करने पड़े। अब आज के डेट में देखिए कॉलिंग फ्री कर दी है सारी कंपनियां मैक्सिमम। अगर एक अच्छा रिचार्ज आप करा लेते हैं तो आपका कॉलिंग फ्री होता है और आपको इंटरनेट पर डे 1 GB से ऊपर आपको मिल जाता है, 1.5 GB मिल जाता है। तो ये जो रिवोल्यूशन आया है वो किसकी वजह से आया है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, एक ही सेक्टर के अंदर बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं और जब उनके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है तो उसका सीधा जो बेनिफिट होता है वो कंज्यूमर को होता है। ठीक है। तो ये जो होगा आपका फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये कंज्यूमर इज किंग। इसमें बोला जाता है कंज्यूमर इज किंग, मतलब कि इस टाइप की इकोनॉमी में कंज्यूमर किंग होता है, कंज्यूमर ही डिसाइड करता है। और हमने आपको बताया कि ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि मार्केट में जिसका प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा उसका सेलिंग उतना अच्छा होगा, मतलब उसका कंज्यूमशन उतना अच्छा होगा,
उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा होगा। और जब डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमशन यानी कंज्यूमशन जब ज्यादा होगा, तो जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक क्या होगा, ज्यादा होगा। और प्रोडक्शन ज्यादा होने से उस कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर उस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के साथ, उसके क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज किया, तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को छोड़कर किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये कंज्यूमर इज किंग का कॉन्सेप्ट यहां पे यही है। ठीक है। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट फीचर हो गए। अब अगला है कि इसका मॉडल किसने दिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल जो था वो एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने, जिसको आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है। और उनकी एक बुक थी जिनका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इसी वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने एक थियरी दिया था, लेट देम फ्री। मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन से फ्री कर दीजिए, निजी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर्स में दे दीजिए, इससे अधिक डेवलपमेंट होगा। एक्चुअल में एडम स्मिथ का स्टेटमेंट ये होता था कि गवर्नमेंट का काम सोशल वेलफेयर करने का होता है। इंडस्ट्री चलाना या प्रोडक्शन करना, ये सारे काम गवर्नमेंट के नहीं होते हैं। अगर किसी जगह पे रिसोर्सेस नहीं है तो वहां पे गवर्नमेंट इस काम को कर सकती है, लेकिन अगर कहीं पे रिसोर्सेस हैं निजी लोगों के पास, तो इस काम को गवर्नमेंट को ना करके किसके हाथों में देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर था जो आपने पीछे पढ़ा कि इसको सबसे पहले इस मॉडल को किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने। उनका जो बुक है उसका नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। और ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसके ऊपर काम करती है, तो अभी हमने पीछे बताया, ये थियरी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर काम करती है। मतलब प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी होती है। अगर किसी भी, इसके यही एक ड्रॉबैक है, यही जो है, ये इसका जो फीचर है, ये इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्यों है, क्योंकि अगर कभी किसी कंट्री में कोई एडवर्स सिचुएशन हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया, जैसे मान लीजिए कहीं पे युद्ध हो गया, तो अगर कंपनियों को इस टाइप के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड जो कंपनियां होंगी, इनको अगर कोई नुकसान होगा तो वो सीधे सीधे अपनी कंपनी को स्टॉप करके बंद कर देंगे, वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट नहीं जब होगा तो वो अपना प्रोडक्शन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो इकोनॉमी थी, ये मॉडल चलता आया। उसके बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेके 1918 तक चला था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो मैंने भी बताया आपको कि जो कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी थी, जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अधिकार या राइट्स जो होते थे, या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो ओन्ड और कंट्रोल्ड होते थे प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, तो जब उनको प्रॉफिट होना बंद हुआ तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। और ऐसे एडवर्स सिचुएशन में उन कंट्रीज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ जहां पर इस टाइप के इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया गया था, जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल अपनाया गया था। तो फिर 1917 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इनको फिलोसफर कह सकते हैं, इकोनॉमिस्ट तो नहीं कहेंगे, इन्होंने कई सारे चीजों में अपने विचार दिए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर थे जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। इन्होंने कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का तरीका है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मॉडल है, वो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि एडवर्स सिचुएशन में जो है ये मॉडल काम नहीं करता है। तो उन्होंने इसका ठीक अपोजिट एक मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो ओन्ड और कंट्रोल्ड होने चाहिए गवर्नमेंट के जरिए। ठीक है। तो ओन्ड और कंट्रोल होते हैं गवर्नमेंट के जरिए। तो इस मॉडल को ही कार्ल मार्क्स ने दिया, जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल कहते हैं। ये इकोनॉमी क्या होती है हम आगे बताएंगे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल जो था वो दिया था कार्ल मार्क्स ने, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद देखा गया कि इसमें कई सारे रिस्क हैं एडवर्स सिचुएशन में, तो ये मॉडल आया। और इसका जो मेन फोकस होता है वो पब्लिक वेलफेयर का होता है, क्योंकि हमने बताया कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। पहले इसका डिफिनेशन जरा सा पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद ये बातें समझ में आएंगी आगे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सच टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर आर गवर्नमेंट। मतलब ये हो गया कि इस टाइप की इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसमें जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं
ठीक है, उन पर नियंत्रण, उन पर ओन्ड और कंट्रोलिंग जो होती है, ओनरशिप और कंट्रोलिंग जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है या पब्लिक सेक्टर की होती है। इस टाइप की इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जिसको हिंदी में समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये मॉडल 1917 में दिया था किसने? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल, और दास कैपिटल में इस मॉडल को उन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है तो उसका मेन इनिशिएटिव क्या होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसका मेन टारगेट क्या होता है? अपने लोगों की भलाई करना, मतलब सोशल वेलफेयर करना। तो जो गवर्नमेंट का टारगेट होता है वही सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी टारगेट होगा। तो इसका अगर मेन फोकस की अगर हम बात करें तो ये पब्लिक वेलफेयर के ऊपर काम करती है, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी पब्लिक वेलफेयर के ऊपर काम करती है। ओके, अब इसके फीचर्स क्या होंगे? मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑपरेटेड बाय द स्टेट। मतलब यह हो गया कि मैक्सिमम या लगभग सभी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज किसके अंडर में होती हैं? स्टेट या फिर गवर्नमेंट। स्टेट को ही क्या बोलते हैं? आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे देश की बात नहीं कहता है, देश या कंट्री नहीं यूज करेगा, वहां स्टेट यूज करता है। स्टेट मतलब राज्य, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो स्टेट के अंडर में होती है, यानी गवर्नमेंट के अंदर में होती हैं, गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है। दूसरा है, इन द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज गवर्नमेंट आर स्टेट इंटरफेरेंस मोर इन कंपेयर टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब इस टाइप के इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल बहुत अधिक होता है इन कंपेयर टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि आपने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है या निग्लिजिबल रोल होता है, बहुत कम रोल होता है। लेकिन यहां पे क्या होगा? उल्टा होगा, यहां पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है इन कंपेयर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, तीसरा फीचर इसका है, इसका जो मेन फोकस होता है टू इंश्योर पब्लिक वेलफेयर। इसका मेन फोकस होता है पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करना। ओके, समझ में आ गया? यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे हमने बताया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेस या सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन निजी क्षेत्र के हाथों में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी देश में सब की सब कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की ही हो। जैसे हम अगर यूएसए की बात करें तो वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वहां पे भी कुछ ना कुछ सरकारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। तो प्रैक्टिकल रूप से ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब प्राइवेट सेक्टर के ही पास हो। जैसे मान लीजिए किसी देश में 100% अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो उत्पादन के सोर्स हैं उसमें अगर 10%, 5% भी अगर गवर्नमेंट के सोर्स हैं, बाकी 90% या उससे ज्यादा सोर्स जो है प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो हम मान लेंगे कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसी तरीके से उल्टा अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो अगर किसी भी देश में 100% रिसोर्स हैं और 90% रिसोर्सेज पे या 80% रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग है, तो उसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी मान लेंगे, ठीक है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है? जहां पर 100% अगर मान लीजिए किसी कंट्री में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोलिंग जो हो जाए वो गवर्नमेंट की हो जाए, इस टाइप की इकोनॉमी को हम लोग कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। एक्चुअली इट इज नॉट अदर टाइप ऑफ द इकोनॉमी, इट इज द स्पेशल केस ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। स्पेशल केस इन मीन्स दैट, मतलब ये हो गया कि जिस जगह पर कोई निजी क्षेत्र उपलब्ध ना हो उसको हम लोग कम्युनिस्ट इकोनॉमी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, मतलब जहां पे प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है, इस टाइप की इकोनॉमी को ही क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट इकोनॉमी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन था? 1917 में सोवियत यूनियन। ये पूरा का पूरा क्या था आपका? कम्युनिस्ट इकोनॉमी था, मतलब वहां पे कोई निजी क्षेत्र की चीजें थी ही नहीं। ये कार्ल मार्क्स ने जो अपना मॉडल दिया था, एक्चुअल में वो कम्युनिस्ट मॉडल ही दिया था, उसको सोशलिस्ट मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन समाजवाद और साम्यवाद दोनों लगभग बराबर होते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है यही आपको समझ में आएगा कि साम्यवाद मतलब कम्युनिस्ट इकोनॉमी में निजी क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर की एकदम एब्सेंस होती है। ओके, आगे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहेंगे कि एक बार मजदूरों ने, थोड़ा सा पढ़ाई से हटके ये चीज है, एक बार जो मजदूर थे
1917 में आपने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, तो वहां पे मजदूरों ने जो रिवॉल्यूशन किया था, तो मार्क्स ने कैसे बताया था उनके बारे में, मार्क्स ने कैसे अपने विचार दिए थे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मजदूरों ने कहा कि हम हमेशा गरीब क्यों होते हैं, हमेशा हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हम गरीब रह जाते हैं, और कुछ चंद लोग हैं जिनके पास जो हमेशा अमीर रहते हैं और वही जो है हमारा जो है शोषण करते हैं, हमारा जो है मतलब एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो मार्क्स ने बहुत ही एक बढ़िया बात बताई। मार्क्स ने कहा कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर जो अधिकार है वो प्राइवेट लोगों का है, यानी कुछ लोगों का है। तो जब उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का अधिकार है तो इस वजह से वो पॉलिसीज अपने हिसाब से बनाते हैं, और वो पॉलिसीज हमेशा ऐसी बनाते हैं कि गरीब हमेशा गरीब बना रहे और अमीर जो है हमेशा अमीर बना रहे। और इस पॉलिसी की वजह से जो मजदूर होता है वो हमेशा मजदूर ही बना रह जाता है, वो कितनी भी मेहनत कर ले उसके आगे बढ़ने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो सब लोगों ने कहा कि हाँ ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हम इससे बच कैसे सकते हैं, इससे निकल कैसे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा कर लो, मतलब तुम इन लोगों को हटाकर इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा कर लेना। तो बोले उससे क्या होगा, तो बोले जब जैसे ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे तुम्हारा कब्जा होगा वैसे ही तुम्हारे पास इकोनॉमिकल पावर आ जाएगी। इकोनॉमिकल पावर मतलब जब तुम प्रोडक्शन के मालिक खुद होगे तो तुम्हारे पास पैसे आने लगेंगे, और जैसे ही तुम्हारे पास इकोनॉमिकल पावर आएगी तुम पॉलिटिकल पावर को अचीव कर लेना, और पॉलिटिकल पावर अचीव करते ही तुम जो पॉलिसीज है वो अपने हिसाब से बनाने लगना, और जब पॉलिसी तुम्हारे हिसाब से बनने लगेगी तो तुम जो है आगे बढ़ जाओगे और गरीब नहीं रह जाओगे। ये सीधी सी बात उन्होंने उनके दिमाग में डाल दी और उनको ये बात समझ में आई। तो बाद में यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारी उसमें चीजें हैं, ये आपको समझना होगा कि जिन भी जगहों पर मजदूर या अमीर वर्ग की बात होती है तो पॉलिसी का खेल होता है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है वो हमेशा पॉलिसी जैसी बनाता है या बनवाता है कि उसी के हिसाब से काम हो, जो उसके अंडर में है उसके फीचर्स के बेसिस पर वो कभी भी पॉलिसीज नहीं बनवाता है। ओके, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा था सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के बेसिस पे, तो मैंने उसको एक शेयर किया। अब अगला एक टाइप है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, देखिए ये दोनों का मिक्स्ड टाइप होता है, मतलब जिस कंट्री में कैपिटलिस्ट भी हो और सोशलिस्ट भी हो, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के कुछ हिस्सों पर जो ओनरशिप हो और कंट्रोलिंग हो वो प्राइवेट सेक्टर का भी हो, और कुछ ऐसे हिस्से हो जहां पर ओनरशिप और कंट्रोलिंग जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का हो। तो इस टाइप की इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। डिफिनेशन क्या होगा, सच टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंबाइंडली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर्स। मतलब ये हो गया कि जहां पर कंबाइंड रूप से प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या करें, यूज करते हो, इस ओन्ड और कंट्रोल्ड करते हो, इस टाइप की इकोनॉमी को ही क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ओके, अब इसमें फीचर क्या होंगे, जो कंट्रोल्ड होगा, जो रिसोर्स कंट्रोल होगा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, उसके अंदर किसके फीचर्स होंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर होंगे, जो हमने पीछे पढ़ा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर, इस जहां प्राइवेट सेक्टर होगा वहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर होगा, मतलब वो थियरी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर काम करेगा। वहां प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी होगा और गवर्नमेंट क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर रोल में आ जाएगा। ठीक है, और वहां पे वहां कंज्यूमर इज किंग और वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होगी, हमने पीछे बताया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। और जो गवर्नमेंट के जरिए कंट्रोल्ड होगा वहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब वहां पर सोशल वेलफेयर के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा। ओके, तो ये आपके हो गए मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मॉडल था, ये मॉडल जरा सा जान लीजिएगा किसने दिया था, मॉडल दिया था जेएम कीन्स एंड ऑस्कर लैंग, ये दोनों ने इसको मॉडल दिया था, क्योंकि बाद में देखा गया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी भी अपने टारगेट्स को उस तरीके से अचीव नहीं कर पाई। तो इन दोनों ने ये मॉडल दिया कि जो जरूरी चीजें हों, जैसे हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी
हुआ, रिसर्च डेवलपमेंट हुआ, इन सब जगहों पर शुरुआत में गवर्नमेंट का रोल रहे, बाकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाए, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। समझ में आ गया? तो ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम आप बात करेंगे तो 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसमें क्वेश्चन उठेगा कि इंडियन इकोनॉमी का क्या फीचर है इस बेसिस पे आधार पे। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है? 1991 से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन उसका ट्रेंड था सोशलिस्ट। मतलब क्या हुआ कि वहां पर निजी 1991 से पहले इंडिया मिक्स इकोनॉमी थी, मतलब यहां निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर दोनों काम करते थे, लेकिन पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की जो नंबर ऑफ काउंटिंग थी वो बहुत ज्यादा थी इन कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ओके, इसलिए उसका जो ट्रेंड था वो सोशलिस्ट था। और 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए। यहां 1991 को डिवाइड लाइन क्यों कहा जा रहा है? इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, ये हम आपको पढ़ाएंगे, जब प्लानिंग पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में, उसके बाद भी मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया, लेकिन अब नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज इज मोर इन कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। मतलब अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ज्यादा हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां कम हैं। इस वजह से इकोनॉमी तो मिक्स्ड है, लेकिन उसका जो ट्रेंड है वो कैपिटलिस्ट है। ओके, लेकिन अगर एक लाइन में पूछे इंडिया की इकोनॉमी शुरू से अब तक कैसी थी, तो मिक्स ही थी, लेकिन पहले सोशलिस्ट ट्रेंड की थी 1991 से पहले, और अभी कैपिटलिस्ट ट्रेंड की है। ओके, तो ये हमारा ओनरशिप के बेसिस पे हो गया इकोनॉमी। अब लास्ट पॉइंट बचा है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेड। ट्रेड के बेसिस पे अगर हम बात करें, व्यापार के आधार पे, तो व्यापार में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो कई बार होता है कि कई सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको डिफरेंस करके बता देते हैं दोनों में। जैसे देखिए, सच टाइप ऑफ द इकोनॉमी दैट हैज मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां ट्रेड पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो। रिस्ट्रिक्शन कैसे होते हैं समझिए, जैसे हाई इंपोर्ट ड्यूटी हो, हाई रेट ऑफ टैक्सेस हो ट्रेड पर, ठीक है, और ट्रेड पर काउंटर मतलब एम्बार्गो और उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए, ताकि जो है अधिक से अधिक जो है ट्रेड बाहर से ना होने पाए। ऐसे जो कंडीशंस होती हैं, इस टाइप की जो इकोनॉमी होती है जहां रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं ट्रेड के ऊपर, उसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। और जहां पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही कम होती हैं या नॉमिनल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उस टाइप को इकोनॉमी को हम लोग ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड आर वेरी नॉमिनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड, such type of the economy is known as the open economy, and where the many restriction on the trade is known as the closed economy. ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया 1991 से पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था और आफ्टर 1991 जो है वो ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठेगा कि कोई कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों होती है? कभी कभी क्या होता है कि जब कोई देश अपने डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में होता है, तो अगर वो अपनी इकोनॉमी को क्लोज के बदले ओपन कर दिया, मान लीजिए, तो मान लीजिए कि इंडिया की कोई कंपनी है जो अभी स्टेबल कर रही है, उसको जब वर्ल्ड की किसी टॉप क्लास की कंपनी से इंडिया में ही फाइट करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि इंडिया की कंपनी बंद हो जाए। इस वजह से क्या होता है, अपने यहां की इंडस्ट्रीज को कंजर्व करने के लिए इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को क्लोज्ड रखना पड़ता है। जैसे इंडिया जब 1947 में आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया ने जानबूझकर अपने स्ट्रक्चर को क्लोज्ड रखा ताकि इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। और जब कुछ समय के बाद इंडिया मतलब किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया होता है, तो फिर वही कंट्रीज क्या करती हैं, सोचती हैं कि अब जो है हमारी कंपनी जो है बाहर के कंट्रीज से फाइट कर सकती हैं, तो वो अपने इकोनॉमी के मॉडल को ओपन कर देती हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शंस और वो सारी चीजों को हटा देती हैं।
ठीक है। तो इंडिया 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के बाद जो है ओपन इकोनॉमी बन गया है। एक्चुअल में क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी जो होता है ना, ये कंजर्वेटिव पॉलिसी की वजह से होता है। कंजर्वेटिव पॉलिसी मतलब अपने देश की इंडस्ट्रीज को कंजर्वेट करने के लिए, बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए इकोनॉमी को क्लोज रखा जाता है जानबूझ के, ठीक है। और जब वो कंपनी, आपके देश की कंपनियां अच्छी हो जाती हैं, फाइट करने लायक हो जाती हैं, कंपीट करने लायक हो जाएंगी अदर कंपनी से, फॉरेन की कंपनी से, तो आप अपने इकोनॉमी के मॉडल को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ओके, देन फ्रेंड्स, अब हमने इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर बताया, इंडियन इकोनॉमी का फीचर क्या है ये बताया। अब हम आगे इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए हमने एक पहला पार्ट बनाया है, इसका दूसरा पार्ट अगले उसमें हम लोग डालेंगे, तो तब तक आप इसको समझिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो हमने बाईलैंग्वेज जानबूझ के बनाया है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें इसे जरूर बताएं। थैंक यू।